नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पटना के गांधी मैदान में 8 अप्रैल को गरीब महासम्मेलन का आयोजन होगा, जहां पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। यह कार्यक्रम महागठबंधन में शामिल होने के बाद मांझी का पहला कार्यक्रम होगा। इस गरीब महासम्मेलन में उन 34 मुद्दों को उठाया जाएगा जिसे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बिहार में सीएम के पद पर रहते हुए लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन नीतीश के दबाव में लागू नहीं कर पाए। आज बड़ी खबर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ जाने के बाद पहला बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें मांझी को कांग्रेस के साथ साथ तेजस्वी यादव का भी साथ मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का ऐलान, 8 अप्रैल को गरीब महासम्मेलन का होगा आयोजन। सभी वर्गों के लोग होंगे कार्यक्रम में सम्मिलित। इस सम्मेलन को दलित महासम्मेलन ना कहा जाए। सीएम नीतीश कुमार पर मांझी का निशाना। बिहार में नीतीश दूसरा बुद्ध भगवान बनाना चाहते हैं। नीतीश को सबसे ज्यादा ज्ञान। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के हारने के बाद नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसमें उनकी कूटनीति थी। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कही हैं। यहां तक कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सारा काम नीतीश कुमार ही करते थे और मैं सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री था, लेकिन जब हम लोगों के सामने काम करने लगे तो मुझे पद से हटा दिया गया। वैसे तो मांझी दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार मांझी समाज के सभी तबके के गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतीश के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ जाने के बाद पहला बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें मांझी को कांग्रेस के साथ साथ तेजस्वी यादव का भी साथ मिला है। जो न सिर्फ राज्य स्तर की बल्कि देश स्तर की वो मुद्दे हैं जो हम कहना चाहते हैं, और कल है 8 अप्रैल को इसको आप लोगों के माध्यम से भी चाहेंगे कि पब्लिक डोमेन में जाए। अभी आपके सामने 1, 2, 3 मुद्दे का हम चर्चा करना चाहेंगे, जिन मुद्दों को हम चाहते हैं कि न सिर्फ राज्य में बल्कि सारे देश में उसका प्रचार प्रसार हो, और उसके लिए गरीब तबके के लोग एकजुट हों कि हम गरीब की बात करते हैं, किसी जात और संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। गरीब में शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग भी हैं, पिछड़ा भी, माइनॉरिटी भी हैं, और सवर्ण के लोग भी गरीब में होते हैं, जिनके लिए हम लोगों ने फैसला लिया था। उस फैसला का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। वहीं मांझी ने नीतीश कुमार पर अपने मुख्यमंत्री काल में लिए गए फैसले नहीं मानने के आरोप के साथ कहा कि नीतीश कुमार बिहार में दूसरे बुद्ध भगवान बनाने की कोशिश में लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैंने भी उनको दिखा दिया है। हम समझते हैं कि वो बिहार में सेकंड बुद्ध भगवान बनना चाहते हैं। बहुत बड़े बुद्धिमान तो वही हो गए हैं, दूसरा तो सब यहाँ बुद्धि के है नहीं, बुद्धिहीन है। लेकिन सचमुच में उन्होंने गलती की थी ये समझ के कि जीतन मांझी एक भुइयां मुसहर का लड़का है, ये जवान है, इसको जो कहेंगे ये करेगा, नहीं होगा तो कान पकड़ के डांट करके निकाल देंगे। लेकिन हम बने तो 5-6 महीना जो कहा है, अभी 34 फैसला ऐसा है, इसको कोई भी देश नहीं विदेश के लोग आकर के एग्जामिन कर ले कि क्या ये समाज के लिए कोई हानिकारक फैसले थे। अगर ये फैसला हम ले सकते हैं तो कोई बुद्धू आदमी नहीं ले सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का अब तक का राजनीतिक इतिहास बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि 3.5 दशक के अपने राजनीतिक जीवन में मांझी ने घाट घाट का पानी पिया है। उनकी राजनीति कांग्रेस जदयू से होती हुई एनडीए से अब राजद पर आ टिकी है। वे नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मांझी को मुख्यमंत्री पद पर भरत बनाकर बैठाया था। बहरहाल जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि 8 अप्रैल को होने वाली रैली दलित महासम्मेलन नहीं है,
बल्कि गरीब महासम्मेलन रैली है, जिसमें सभी वर्ग के गरीब लोग शामिल होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को उठाया जाएगा, जिसके लिए सभी वर्गों के लोगों को साथ आना जरूरी है। अब देखना होगा कि मांझी को अपनी रैली के जरिए बिहार में गरीबों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक उठा पाते हैं या नहीं। न्यूज इंडिया के लिए पटना से संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से मांझी ने तीखे वार किए हैं नीतीश कुमार पर। इस वक्त हमारे संवाददाता रोहित पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरीके से मांझी ने आज तीखे वार किए हैं, किस तरीके से इसे देखा जाए, और कल जो कार्यक्रम होना है जीतन राम मांझी का, उस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ परिस्थितियां इस वक्त पटना और बिहार में बन रही हैं? देखिए अभिषेक, रैली की जब तय हुई तो उस वक्त मांझी एनडीए के साथ में थे और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं बने थे। उस वक्त की बात है। बाद में नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए और उसके बाद मांझी ने एनडीए को गुड बाय कह दिया और वो महागठबंधन के साथ चले गए। तो बुनियाद जिस परिस्थितियों में रखी गई थी, जिन परिस्थितियों में, उसके उलट अब ये रैली हो रही है, क्योंकि मुद्दे भले ही वही हो, गरीबों के हितों की बात हो, उनसे उनके हक के फैसले हो, इसको लागू करवाने की बात वो हमेशा से मांझी करते रहे हैं। लेकिन जिस वक्त इसकी नींव पड़ी इस रैली की, उस वक्त मांझी उनके साथ थे जिनके आज खिलाफ खड़े हैं। जाहिर तौर पर अगर मांझी उनके साथ होते तो मंच पर बीजेपी और दूसरे दलों, सहयोगी दलों के बड़े नेता नजर आते। आज कांग्रेस और आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, तेजस्वी और दूसरे उनके सरीखे नेता जो हैं, वो नजर आएंगे। तो ये परिस्थितियां बदली हैं। लेकिन देखिए, इसके बदलने के साथ ही मांझी का स्टैंड भी बदला है। देखिए, हमेशा से मांझी किसी भी एक स्टैंड पे कायम नहीं रहे हैं। उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें यही हुआ है कि हमेशा वो लाइन को बदलते रहे हैं और जाहिर तौर पर यही करने की कोशिश भी हुई है जब से वो एनडीए का हिस्सा थे तब भी, और जब वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में गए तब भी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें तैयारियों की बात थी, भीड़ जुटाने का दावा किया गया कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और मांझी ने एक ट्रैक भी बदला है। मांझी हमेशा से दलित राजनीति करते रहे हैं देश भर, बिहार के अंदर में, और दलितों के बड़े चेहरे हैं। लेकिन आज उन्होंने जो बात कह दी है विषय, वो बात थोड़ी अलग है। वो सिर्फ दलितों की बात नहीं कर रहे हैं। हर वर्ग, हर जाति के अंदर में, हर वर्ग के अंदर में जो गरीबी है उस पर बात कर रहे हैं। और उसको लेकर के उन्होंने सहमति भी बना ली है कि वो जो भी दल हैं, खास करके आरजेडी और कांग्रेस, उनके साथ में इन गरीबों के हितों के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। मांझी की ये बात उस वक्त में है जब देश भर में जो दलित हैं वो उग्र हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर के। जाहिर तौर पर इस तरह की ऐसे में एक और चीज रोहित, क्या कल कुछ ऐसी संभावनाएं बनती दिख रही हैं कि हम कांग्रेस और आरजेडी के भी वरिष्ठ नेताओं को देखें मंच पर मांझी के साथ? बिल्कुल, तमाम लोग नजर आएंगे विषय का। और कांग्रेस की तरफ से हालांकि कोई बड़ा चेहरा तो नहीं होगा, क्योंकि जो उनके नए प्रभारी बने हैं बिहार के, वो कल पटना पहुंच रहे हैं 10 बजे सुबह में। ऐसे में उनका कार्यक्रम है दिन भर, तो कांग्रेस की तरफ से कोई नेता नहीं पहुंचेगा। लेकिन कांग्रेस ने पत्र जरूर भेजा है समर्थन का। लेकिन आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी देवी, ये जो तीन बड़े चेहरे हैं आज लालू की गैर मौजूदगी वाले, वो तीनों चेहरे उस मंच पे नजर आएंगे और वहां से हुंकार भरेंगे। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ जब से मांझी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाए या फिर एनडीए में गए, और उसके बाद से लेकर के आज तक का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम करने का दावा हम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि मांझी की अगुवाई में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जाहिर तौर पर जो कार्यक्रम बड़ा पूरी तरीके से जो है वो नीतीश कुमार और साथ ही साथ बीजेपी को घेरने की तैयारी में इस वक्त मांझी हैं, महागठबंधन है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनील जी जुड़ गए हैं जेडीयू से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी 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 सुनील जी, कल जिस तरीके से कार्यक्रम होना है जीतन राम मांझी की पार्टी का, और वहां पे आपने सुना होगा कि राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव भी शिरकत करेंगे उस कार्यक्रम में। ऐसे में क्या लगता है कि अब किस तरीके से बड़ी चुनौतियां जो हैं वो जेडीयू और बीजेपी के सामने खड़ी होने वाली हैं? देखिए अभिषेक जी, जो मुद्दा उन्होंने लिखा है कि दलितों को एकजुट करने के लिए, तो दलितों के लिए पूरे न्याय के साथ विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है। सुनील जी, एक चीज इसमें मैं आपको जोड़ देना चाहूंगा, उन्होंने आज सिर्फ दलितों की बात नहीं की है,
उन्होंने सवर्ण गरीबों की भी बात की है। नहीं, तो जो गरीब, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, जबकि समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक भी विकास की किरण जाए, वैसा माननीय नीतीश कुमार जी ने समावेशी विकास के लिए बिहार में काम किया है। तो जितने भी गरीब हों, गरीब कोई भी हो, पिछड़े, दलित, गरीब, अकलियत, अल्पसंख्यक, महिलाएं, तो जो भी दबे कुचले हैं उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, ये पूरे बिहार की जनता जानती है। और वही दूसरी ओर जिस तरह गरीबों की बात वो कर रहे हैं अभी, ये सभी देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने जो वैसे पार्टियों के साथ हाथ मिलाया है जो कि अवसरवादी हैं, जिनका कि मूल मंत्र सत्ता हथियाना है, इनके प्रकारेण, और अभी उनको गरीब याद पड़ते हैं। तो उनको गरीब याद पड़ते हैं चुनाव के वक्त में, जो कि माननीय नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए जो पूरी तरह काम किया बिहार के लिए, ये जग जाहिर है। और उनकी जो राजनीति है वो केवल वोट की राजनीति तक सिमट जाती है, और ऐसे में गरीब ये देखेंगे। अब आज भी जो उन्होंने गरीबों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की जो मंशा है, हमें लगता है कि ये कारगर नहीं होगी। गरीब ये पहचानते हैं कि गरीबी की बात ये तब कर रहे हैं जबकि चुनाव आए हैं, और एक तरह से पूरी तरह गोलबंदी करने की जो योजना किए हैं। तो मांझी जी जब तक उनको रहे, उनको मुख्यमंत्री बनाया माननीय नीतीश कुमार जी ने, अब उनकी महत्वाकांक्षी कुछ कहीं पर किसी अवसरवादिता की राजनीति देखे वो तो एनडीए में आई, उसके बाद अवसरवादिता की राजनीति देखे तो वहां चले गए। ऐसे में पूरी तरह गरीब और दलित ये जानते हैं कि मांझी जी अवसरवादिता की राजनीति करते हैं और उनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। सुनील जी, तो ये गंभीर आरोप तो नीतीश कुमार पर भी लगते रहे। किस तरह के गंभीर आरोप नीतीश कुमार जी पर लगते हैं? देखिए, हमने अवसरवादिता की जो आपने बात कही, ये अवसरवादिता तो कहीं नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने जब भी किया है अवसरवादिता किया, उन्होंने सिद्धांतों के से कभी समझौता नहीं किया। देखिए, मतलब जीतन राम मांझी ने किया तो वो अवसरवादिता और नीतीश कुमार ने किया तो वो सिद्धांत। अजय यादव जी हमारे साथ हैं, अजय यादव जी प्रवक्ता हैं हम के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी अजय जी, सुना होगा आपने सुनील जी को, नीतीश कुमार ने सिद्धांतों की सियासत की है लेकिन जीतन राम मांझी अवसरवादिता की सियासत कर रहे हैं। और एक और चीज, ये जो पॉलिटिक्स है वो इंक्लूसिव क्यों नहीं हो रही है? देखिए, डॉक्टर सुनील जी ने जो जिस तरह की बातें कही कि ये दलितों का सम्मेलन कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने आप को करेक्ट कर लें कि यह गरीब महासम्मेलन है जिसमें सभी जातियों के तमाम है। और देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो पार्टी है, इसका गठन ही गरीबों के कल्याण के लिए हुआ है। बाकी लोग गरीबों की बात तो करते हैं जी। देखिए, मैं अपने आप को पहले सुधारता हूं कि ठीक है ये गरीबों का महासम्मेलन है, लेकिन इस बात का भी मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों का महासम्मेलन केवल चुनाव के वक्त अवसरवादी प्रवृत्ति के दलों के मिलने से ही क्यों होता है? ऐसे क्यों नहीं होता है पहले? अजय जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो अजय जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आवाज आई। हाँ, अजय जी से लगता है संपर्क टूट गया है। लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से वर्तमान हालात बने हैं दलितों के ऊपर, आप देखिए 2 अप्रैल को क्या कुछ हुआ पूरे देश में। तकरीबन 10 से 11 राज्यों में तो हालात इतने खराब हुए, 10 से 12 लोगों की जान भी गई। तो आखिर क्या वजह है कि आज भी हम उस जातिवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? देखिए, जातिवाद की राजनीति इसलिए हो पाती है कि कुछ अवसरवादिता वाली राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि जाति को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करती है, और जब चुनाव आते हैं तो पूरे समाज को जाति के नाम पर विभक्त करने लगती है। दलितों के मामले में अभी राजनीतिक पार्टियों ने इतनी हवा दी कि भोले भाले लोग सड़क पर उतर आए तो क्या करना है क्या नहीं। ऐसे में फिर ये गरीबों के महासम्मेलन के पीछे जो मंशा छिपी है कि वो गरीबों के बहाने उनको राजनीतिक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना। क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की, समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्तियों को विकास के मुख्य धारा में लाए, और इसके लिए पूरे गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अकलियत
सारों के लिए काम किया उन्होंने। जितने कल्याणकारी योजनाएं चलाए हैं हर मामले में देखें तो जितने गरीबों के लिए, पूरे रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए, तो ऐसे में ये लोग विकास की बात नहीं करते। ये लोग समाज को भ्रमित करने के तरह तरह से मुद्दे निकालते हैं कि समाज और विभक्त हो और समाज को गुमराह करते हुए उसमें गरीबों को वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल करें। तो लेकिन इनको ऐसे मंशा में ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि सफल नहीं होंगे क्योंकि जनता अब जान गई है। क्योंकि आप बताएं कि ऐसी क्या बात हुई कि जहां भी उनको दिखता है मांझी जी को, तो वहां पे उस पार्टी में जाते हैं जहां उनको फायदा होता है। तो क्या पूरे गरीब केवल एक व्यक्ति की क्या इर्द गिर्द घूमता है? ऐसा पूरा इस बार पूरी तरह देखिए, चुनाव में इस बात की पूरी तरह साफ हो जाएगी कि गरीबों को कोई वोट बैंक के रूप में राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करता है। गरीब भी शिक्षित हैं, गरीब भी विकास के प्रति वोट देंगे। बिल्कुल, विकास के प्रति हर किसी को सजग होने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। और हालात जो हैं हम अपने देश में फिलहाल ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, तो वो जात के नाम पे। चितरंजन गगन जी हमारे साथ आरजेडी से हैं। चितरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। चितरंजन जी, सुनील जी को आप सुन रहे होंगे, लेकिन इसी बीच एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि कल जो जीतन राम मांझी का कार्यक्रम गांधी मैदान में होना है, खबर यह है कि आरजेडी पूरी तरीके से साथ खड़ी है। क्योंकि महागठबंधन में मांझी जी हैं और एक सही कौज को लेकर उनके द्वारा यह रैली आयोजित की गई है। स्वाभाविक है, जो जनता के लिए, जो गरीबों के लिए, दलितों, पिछड़ों, जो बरसों से, सदियों से उपेक्षित रहे हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए अगर कोई कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से राजद उसके साथ रहती है, रहेगी। तो जिस तरीके के हालात बने हैं दलितों के नाम पर, 2 अप्रैल को भी स्थिति बिल्कुल देखी होगी आपने, आखिर क्या वजह है कि हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अब कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर बातों को रखते हैं, जातिवाद का सवाल उठाते हैं। जातिवाद कौन फैलाता है? संप्रदाय के आधार पर देश को कौन बांट रहा है? देखिए, लेकिन जाति एक सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो जनगणना हुआ, नहीं सुना जाए अभिषेक जी, जो जनगणना उठने के भी तो जरूरत है। नहीं अभिषेक जी, सुना जाए, जब जनगणना हुआ आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जब सर्वेक्षण हुआ, तो उसमें जो है सो केंद्र सरकार क्यों नहीं जाति का, उसमें कौन लोग अभी पीछे पड़े हुए हैं, किन लोगों का विकास नहीं हुआ है, कौन लोग जो है सो कूड़ा चुनकर अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं, होटल का जूठन फेंका हुआ उसको खाकर जीवोपार्जन कर रहे हैं। तो इस डिमांड किया गया था, जब वो फिगर आ जाता सामने में, तब जो लोग यह जो है सो मुलम्मा चढ़ा रहे हैं, तो उनकी आंखें खुल जाती। क्यों नहीं केंद्र सरकार इसको जातीय जनगणना को प्रकाशित कर रही है और कौन लोग पिछड़े हैं उनमें साफ स्पष्ट हो जाता। तो दलितों की आवाज जब उठाई जाती है। जनगणना की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है जातिगत आधारित जनगणना की? नहीं, अब संविधान में ही आपको विश्वास नहीं होना चाहिए। जब भारतीय संविधान को आप मानते हैं, तो भारतीय संविधान में जब यह प्रावधान किया गया है कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके लिए विशेष अवसर का लाभ दिया जाए। जात के आधार पे क्या अब जरूरत नहीं है कि हम इन चीजों से आगे बढ़ें? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। एक चीज, संविधान, चलिए संविधान की आपने बात कह दी चितरंजन जी, अगर संविधान की ही बात है, तो संविधान में अगर हमें जाति के तौर पे अगर आपके अनुसार बांटती है, तो क्या हम उससे आगे नहीं बढ़े? क्या उसमें संशोधन ना करें? नहीं अभिषेक जी, क्या हम यह मान लें कि हाँ साहब, जिनके लिए विशेष अवसर का लाभ दिया गया था वे वहां तक पहुंच गए जहाँ जो अन्य लोग हैं? नहीं पहुंचने दिया सर। आज भी आप देख लीजिए, किन्होंने नहीं पहुंचने दिया? किन्होंने नहीं पहुंचने दिया? उन्हीं के खिलाफ तो लड़ाई है, उन्हीं को खिलाफ तो लड़ाई है। जो लोग उनके खिलाफ मरे हैं, जब उनकी जो आवाज उठाने वाले हैं, तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको जो झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। उनके खिलाफ हैं, आप लोग उनके खिलाफ हैं। नहीं, हम लोग तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए तो हमारे नेता को झूठे चितरंजन जी, सुनील जी से पूछ रहा हूं और सुनील जी से इसका जवाब लूंगा, क्योंकि सुनील जी जो हैं वो बताएंगे कि क्योंकि अगर आपके अनुसार वो विरोधी हैं उस तरीके के आरक्षण के हिसाब से, जहां हमें पहुंच जाना चाहिए था, दलितों को वहां नहीं पहुंच पाए, तो इसका जवाब तो सुनील जी ही देंगे। सुनील जी, देखिए, वो राजनीतिक पार्टियां दलितों का और गरीबों की बात करती है, इसी के आड़ में
एक 26 वर्ष का एक नवयुवक को 26,000 करोड़ की संपत्ति हो जाती है। ये तो ऐसी गरीबी है। तो गरीबी का राजनीतिक इस्तेमाल करके धन उपार्जन का साधन करना, हमें लगता है ये कौन सी प्रवृत्ति है। ये जाति में समाज को बांटना चाहते हैं, गरीबों की बात करते हैं कि उसके आड़ में ये धन उपार्जन कर सके, भ्रष्टाचार कर सके। और वैसे शक्तियों के साथ माननीय नीतीश कुमार जी कभी नहीं रह सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और किसी जात को भ्रष्टाचार का छुपाने के लिए जात की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दलित की बात करते हैं। न तो ये दलित के हिमायती है, न भ्रष्टाचारी के हिमायती, भ्रष्टाचारी है ये। और आप बताएं कि आज तक जो जेल गए माननीय लालू प्रसाद जी, क्या उन्होंने किसी दलित के इंदिरा आवास योजना दिलाने के जेल गए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुद्ध चोरी के लिए गए, हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई, आज वो उसी जगह जेल में है। और दलितों की बात करना, अरे कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन दिलाने में गए कि उन्होंने क्या दलितों को इंदिरा आवास दिलाया है, दलितों को स्थान के लिए किया है? अरे अपने हजारों हजार करोड़ की संपत्ति बनाने के लिए दलितों को इस्तेमाल करना, ये तो दलितों के लिए तो आपके राजनीतिक जवान में आपने ठेका रखा है कि आप जो कुछ अपना करेंगे वो लेबल लगाएंगे। किसने विचार दिया आपको? एक करके सुनील जी और दलितों को वोट लेकर के हम हजारों हजार करोड़ की संपत्ति बनाए। कभी उसके गोद में बैठ के सरकार बनाते हैं, कभी उसके पांव में पड़ के सरकार बनाते हैं। नहीं तो सरकार बनाने के लिए हम हजारों हजार करोड़ की संपत्ति बनाने दें। सरकार के लिए हम पूरे बिहार को बेच दें, चारा को बेच दें, घोटाला कर लें, इसी के लिए हम संपत्ति बनाने के लिए आपको छूट दे दें कि आप जाके सरकार में रहिए और हजारों सर एक एक करके सुनील जी और चित्रंजन जी, किसी प्रकार का समझौता हमारा नहीं हो सकता है भ्रष्टाचार के मामले में। सुनील जी और चित्रंजन जी एक एक करके सर एक करके सृजन घोटाला नहीं, सरकार का पैसा जो है खातों में डालकर। सुनील जी और चित्रंजन जी जुमलेबाजों के साथ रहते आप लोगों के पास कुछ है? कभी लालू जी के पैर में पकड़ के सरकार बनाते हैं, कभी पहले जाके जमानत लीजिए ना, जमानत में कोर्ट कचहरी करिए। सुनील जी और चित्रंजन जी हम मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? सुनील जी और चित्रंजन जी महासम्मेलन करिएगा, जनता को गुमराह करिएगा, जाइए कोर्ट कचहरी करिए, वहाँ पर जाके देखिए कैसे कैसे क्या होता है। चित्रंजन जी और वकीलों का रैली करिए, जेल यात्रा करिए, जेल यात्रा करिए, वकील यात्रा करिए, कोर्ट यात्रा करिए, कचहरी यात्रा करिए। कहाँ से गरीब सम्मेलन के फिर में आप पड़े हुए हैं? अरे गरीब पूरा पहचान गया है। सुनील जी और चित्रंजन जी एक एक करके यही दुखद पहलू है। चित्रंजन जी और सुनील जी यही दिक्कत है, सुनना नहीं चाहते। सुनना भी जरूरी होता है सर, और इस तरीके से तो फिर बात ही नहीं निकल पाएगी। अजय यादव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी आप कुछ कह रहे थे, इसी बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, अब अपनी बात रखें सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना चरित्र दिखने लगा है। जब हम गरीब की बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन के लोग उसको दलित तक सीमित करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस गरीब सम्मेलन को कॉल किया है, यह सम्मेलन देश की दिशा तय करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही जीतन राम मांझी जी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, पूरे देश में महागठबंधन ने आकार लेना शुरू कर दिया। उस आकार लेने से ही नीतीश कुमार जी और आप कहिए नरेंद्र भाई मोदी आज इतने परेशान हैं कि पूरे देश में, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की बात हो, चाहे दूसरे जो राजनीतिक दल के घटक हैं जो एनडीए के साथ कल तक थे, वो सारे लोग उस गठबंधन को छोड़ करके और कहीं महागठबंधन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनको मालूम है, आपने देखा होगा कि बसपा को बहुत ज्यादा प्रताड़ना देने की कोशिश भाजपा के लोगों ने की। वहां दलितों पर अत्याचार हुआ। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए। अच्छा सर, दलितों पे अत्याचार हुआ और 2 अप्रैल को जो दलितों ने किया वो कुछ नहीं था। नहीं, 2 अप्रैल को जो दलितों ने किया वो कुछ नहीं था। सड़कों पे उतर करके आगजनी करके सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। जोधपुर में एसआई की पीट कर हत्या कर दी। ये सारे प्लांटेड लोग थे
जो इस दलित मूवमेंट को कमजोर करना चाहते थे। दलितों की हम अपने हक की जब बात करते हैं तब हक को दिलाने की जगह आप कहते हैं कि हमने बस्ती जला दी, हमने बस जला दिया। आप बताइए, ये हजारों वर्षों से जो व्यक्ति प्रताड़ित है, जो समाज प्रताड़ित है, वह किसी की बस जला देगा क्या? आप अभिषेक जी इतने सुलझे हुए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है कि दलितों को क्या चाहिए। दलितों को अपने हक हुकूक की जो चीजें मिली थी 1989 में, जो एक्ट मिला था दलित एट्रोसिटीज एक्ट, उस एक्ट को बचाने के लिए केंद्र सरकार आगे नहीं आ पाई। बिल्कुल, उस एक्ट को बचाने के लिए दलित सड़कों पे उतरे थे। अजय जी, जो नारे लग रहे थे, नारे ये थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया, हम उसे छीनने नहीं देंगे। अब यही बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक्ट जो था, जिस SC ST एक्ट, वो तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया ही नहीं था। नहीं, तो संविधान तो बाबा साहब ने दिया है। नहीं, तो उस एक्ट की तो यही चीज है, अभी भी अपने अधिकार के प्रति लोगों को पता ही नहीं है। तो पहले जरूरत है उन्हें जागरूक करने की, रेदर देन की इस तरीके से सड़कों पे उतर करके हंगामा करने की। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि कोई भी मूवमेंट, चाहे दलित मूवमेंट हो या छात्र मूवमेंट हो, उसमें तोड़ फोड़ की कहीं गुंजाइश नहीं होती। इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय नेता जीतनराम मांझी जी भी हैं, उन्होंने भी इस तरह के जो भी घटनाएं घटी हैं उसको उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। और लेकिन संवैधानिक तरीके से जितने भी जो भी मतलब विरोध हो सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उस विरोध को हम दर्ज कराएंगे। हम कल जो हमारी रैली है, वह रैली देश की दिशा तय करेगा। बस इतना ही जान लीजिए। इस रैली का इंतजार पूरा बिहार, पूरा देश कर रहा है कि कल क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, चितरंजन जी और डॉक्टर सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रोहित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी हकीकत यही है कि मांझी ने कई तीखे वार किए हैं और अब इंतजार है 8 अप्रैल की उस रैली का। देखना अहम होगा कि ये रैली देश की दिशा को क्या रुख देता है। कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।